गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप क्लास स्टार्ट कर रहे हो मेरे को आप लोगों को मेरी ग्रीटिंग्स। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया टॉपिक। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो किसका फॉर्मेट है? वो है फॉर्मेट कंजर्वेटिव फोर्स का। अब सर ये क्या होती है? याद करो 11th क्लास में आपने वर्क एनर्जी पावर में टॉपिक पढ़ा था, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर वो नहीं आता होगा तो आप इसको लिंक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। चलो ठीक है, बिकॉज मुझे पक्का है कि नहीं याद तो होगा नहीं 11th क्लास, रिवीजन तो आप करते हैं नहीं। ठीक है ना, तो लेट अस स्टार्ट विद कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है बेटा? किसी को याद है कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? वो फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? फिर इनिशियल पॉइंट क्या था, फाइनल क्या था, कैसे आयो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। द फोर्सेस whose work done does not depends on path followed, does not depends upon path followed, but depends only on what? Initial and final position. Only on initial and final positions. The forces whose work done does not depends upon the path followed, but depends only on initial and final positions are termed as conservative forces. ठीक है ना? Okay, the forces are termed as conservative forces. Are termed as कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे मान लो आप पॉइंट ए पे हो, आपने बॉडी कोई पॉइंट ए पे है और उस एक फोर्स के द्वारा पॉइंट ए से बी चली गई वाया दिस ट्रैक। अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी बाय दैट फोर्स वाया द गिवन ट्रैक, एंड लेट अस से द वर्क डन बाय द फोर्स इज W1। दूसरा केस ले लेते हैं। अब सर ये ट्रैक नहीं लिया, ये वाला ट्रैक लिया। ठीक है, इस ट्रैक में वर्क डन आया W2, बिकॉज मुझे पता है वर्क डन क्या होता है, F.ds, राइट। तो ट्रैक चेंज करो तो क्या हो जाएगा, W2। किसका? उस फोर्स का। तीसरा ट्रैक अगर ले लूंगा तो मान लो ऐसे आया, इस ट्रैक में वर्क डन आया W3। एक फोर्स के कारण बॉडी हैज बीन मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वाया डिफरेंट ट्रैक्स। अब वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है कैसे पता? इफ W1 is equal to W2 is equal to W3, बिकॉज तीनों में क्या सेम है? तीनों में इनिशियल पॉइंट A है, फाइनल पॉइंट B है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, देन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना बेटा? अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, आप किसी भी रास्ते से जा रहे हो, वो बॉडी किसी भी रास्ते से जा रही हो, तो वर्क डन बाय दैट फोर्स इज सेम। अगर वो फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो। अब इसके एग्जांपल्स हमने पढ़े हुए, ग्रेड 9 में पढ़ा हुआ हमने एग्जांपल्स, सॉरी हाँ 9th क्लास में। क्या एग्जांपल थे इसके? एग्जांपल जो हमने पढ़ा सबसे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था हमारा उस टाइम पे, ग्रेविटेशनल फोर्स।
इसी के कंटेक्स्ट में हमने समझा था कंजर्वेटिव को, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था बेटा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एज्यूमिंग कि आपने 11th क्लास में टॉपिक मिस कर दिया, तो मैं ये आपको दोबारा से समझा देता हूं। अब सर कंजर्वेटिव का नाम क्यों पड़ा, ऐसा क्या कंजर्व करते हैं ये लोग, ये कंजर्व करते हैं एनर्जी। ठीक है, जब कुछ वर्क किया जाता है, दैट वर्क डन हैज बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी चीज को लेट मी एक्सप्लेन वाया ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज वहीं सबसे स्टार्टिंग होती है। ठीक है, मान लो कि ग्राउंड लेवल से a block of mass m is raised upwards by height h. तो what is work done by gravity? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रही है, नीचे, कितनी, mg। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऊपर, कितनी, h। एंगल कितना है, पाई। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट एस। F इज mg, S इज h, cos ऑफ पाई। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है मेरे भाई, वो आया माइनस mgh। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया, माइनस mgh। ठीक है, अब यहां से दो बातें बताते हैं। पहली बात, पाथ पे डिपेंड करता है नहीं करता है वो बताया जाएगा। दूसरी बात बताया जाएगा मीनिंग ऑफ कंजर्व, क्या कंजर्व कर लिया इसने। ठीक है, चलो पहले कंजर्व पे ध्यान देता हूं। मैं ब्लॉक को उठा के एच साइड पे लेके गया, आई वर्कड अगेंस्ट ग्रेविटी, और मैंने छोड़ दिया, तो क्या होगा, ब्लॉक नीचे आ जाएगा। अब मैंने यहां से जब उसको छोड़ा, और किसी बच्चे को ग्रेविटी कुछ पता नहीं, तो उसको क्या लगेगा, सर यहां पे आने के बाद आप कुछ छोड़ते हो तो वो नीचे गिरती है सर, मतलब उसमें एनर्जी है। भाई ऑब्वियसली एनर्जी है, तभी तो वो कहीं ना किसी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो मूव कैसे करेगी, है ना। तो यहां आने के बाद मैंने किसी को छोड़ दिया तो क्या हो गया, उसमें एनर्जी आ गई, वो एनर्जी इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व है, छोड़ते क्या होगी, वो एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। सिमिलरली अगर बात करता हूं स्प्रिंग की, स्प्रिंग एनर्जी की अगर बात करता हूं, स्प्रिंग फोर्स की, स्प्रिंग फोर्स को मैंने एक्सपैंड किया, छोड़ दिया, वापिस आएगा, वो एनर्जी जो है वो कंजर्व हो गया। जो मेरा वर्क मैंने किया था अगेंस्ट दैट स्प्रिंग फोर्स, माय वर्क डन हैज बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जो मेरे छोड़ते ही वापस से आएगा। अब बोलोगे सर हमेशा ऐसा होता है, हमेशा तो ऐसा नहीं होता। अब एक काम करो, आप एक ब्लॉक को पुश करो ऑन द ग्राउंड लेवल, फ्रिक्शन भी तो अपना काम करता होगा ना, तो फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन होगा वो स्टोर होगा कहीं। इफ आई एम वर्किंग अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो कहीं स्टोर होगा, नहीं होगा, है ना, बिकॉज, वन सेकेंड, सॉरी, जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं वो साइमल्टेनियसली इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होता रहता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होता है, तो वो कंजर्व नहीं होता है। यही तीन फोर्सेस हमें पढ़नी है जिसमें फोर्स एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी। तो कंजर्वेटिव, कंजर्व का मीनिंग समझ में आया कि क्यों नाम पड़ा कंजर्वेटिव, समझ आ गया। ओके, सेकंड पॉइंट बताता हूं। अगर मान लो इसी ब्लॉक को मैं इस पाथ पे के थ्रू नहीं लेके जाता, मैं यहां से इस ब्लॉक को ये रखता, यहां से ऐसे लेके जाता, मान लिया डिस्टेंस चला h1, फिर यहां से ऐसे लेके जाता, डिस्टेंस चला h2, फिर यहां से ऐसे लेके आता, डिस्टेंस चलता h3, यहां से ऊपर लेके जाता, डिस्टेंस चलता h4। तो दोनों केस में ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। ठीक है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। अब देखो यहां से जब यहां जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रही है, तो व्हाट इज वर्क डन इन दिस मोशन, इट इज 0। तो ये हो जाएगा W1 जिसकी वैल्यू क्या है 0। यहां से चलूंगा W2, वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस mg h2, बिकॉज अगेन ऊपर जा रहा है h2 डिस्टेंस,
mg नीचे लग रही है, वर्क डन कितना आया -mgh2। यहां से जब यहां पे आता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट है कि डायरेक्शन है, mg नीचे लग रही है, तो एंगल बिटवीन mg एंड h3 इज अगेन 90 डिग्री। अगेन यहाँ पे जो w3 है वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया। अब ऊपर जा रहा है h4, तो वर्क डन w4 क्या हो जाएगा अगेन -mgh4, बिकॉज अगेन डिस्प्लेसमेंट ऊपर, mg नीचे, एंगल पाई -mgh4। टोटल वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल एडिशन हो जाएगा, W विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। क्या आंसर आया -mgh1 प्लस 0 माइनस mgh, अच्छा mgh1 तो है ही नहीं, h1 तो है ही नहीं, सॉरी। क्या आंसर आएगा 0 माइनस mgh2 प्लस 0 माइनस mgh4, माइनस mg कॉमन ले लो, h2 प्लस h4, h2 प्लस h4 जो किसके इक्वल है, देखो वर्टिकल डिस्टेंस h2 h4 जो h के इक्वल ही है, तो वर्क डन कितना आ गया ग्रेविटी के द्वारा -mgh ही आ गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी से कोई भी पाथ लिया हो मैंने, ठीक है। अगर मैं कोई भी रैंडम पाथ ले लूंगा, लेकिन इनिशियल पॉइंट यही है ग्राउंड लेवल पर और फाइनल पॉइंट मेरा h हाइट अबव द ग्राउंड ही है, तो वर्क डन की वैल्यू, वर्क डन बाय ग्रेविटी की वैल्यू -mgh ही आएगी। तो यहां से मैंने आपको समझाया है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, जिनका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट क्या था, फाइनल पॉइंट क्या है, उस बात पे डिपेंड करता है। जिसका बेस्ट एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स था, जो छोटे बच्चों को बताया जाता है। अब हमने ये क्यों रिकॉल किया, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी अपनी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स ही है, और वो हमें पढ़नी है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़नी है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो पहले तो मेरा फर्ज था आपको ये बताना कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स होती क्या है, वो मैंने बता दिया। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव क्या होगी, फिर इसका उल्टा, जो पाथ पे डिपेंड करे, जो पाथ पे डिपेंड करे। एग्जांपल बेस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस जो वेलोसिटी के अगेंस्ट काम करेंगी वो सारी क्या होती है मेरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। उनका जो वर्क डन है वो कहीं कंजर्व नहीं होती, वो एनर्जी कंजर्व नहीं करती, वो एनर्जी को साथ साथ जब भी वर्क किया जा रहा है एनर्जी को साथ साथ डिसिपेट करती रहती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और अदर फॉर्मेट्स, ठीक है। तो हमें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस समझ में आ गई हैं। अब हम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक अपना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक ही बात है। पोटेंशियल एनर्जी, देखो आपको पहले भी बताया था कि, अच्छा एक और बात, कंजर्वेटिव फोर्सेस जब पढ़ा रहे थे तो उसमें एक और बात बताई थी कि ये जो वर्क डन आया था, यहां बता देता हूं मैं, चलो ये जो वर्क डन बाय ग्रेविटी आया था, ये कितना आया था आपका, ये आया था -mgh, ठीक है। लेकिन हमने सर ग्रेविटेशनल, ये क्या आया, ये आया है वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी की बात तो नहीं करी ना हमने, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इट इज नथिंग बट, एक्चुअली इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है जो इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट कुछ भी हो सकती है, वो हमारे ऊपर रेफरेंस के हिसाब से, बट जो चेंज है वो सेम रहता है। ये भी mgh कब आता है, अब देखो इसी को अगर रिकॉलिंग कर देते हैं, मैंने क्या किया था, ग्राउंड लेवल से उठा के h हाइट पर गया था ना, किसको, अ ब्लॉक ऑफ मास m को,
तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये आया था। अच्छा सुनो, अब डेल्टा यू क्या होता है मेरा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस mgh, माइनस mgh। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल की वैल्यू आ गई प्लस mgh। अब ये हम पर निर्भर करता है हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसको लें। अब मुझे मालूम है कि मेरा पार्टिकल का ब्लॉक कहां से कहां गया है, यहां से ग्राउंड लेवल से एच साइड ऊपर गया है, तो इनिशियल एनर्जी हम ग्राउंड लेवल पे को रेफरेंस जीरो ले लेते हैं, इनिशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो हमको सिखाया जाता है यू फाइनल इज इक्वल्स टू प्लस mgh। ठीक है, तो आपको याद, अब देखो अब आप बड़े हो गए, 9th क्लास में नहीं हो, आप 12th में आ गए, तो यू शुड बी अवेयर दैट पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh कब होती है, जब आप रेफरेंस लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर क्या मान लो, एनर्जी को जीरो मान लो, बिकॉज रेफरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट रिमेन्स फिक्स्ड, व्हाट इज नॉट चेंज, दैट इज चेंज। जो डेल्टा यू की वैल्यू है वो फिक्स रहती है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, बिकॉज रेफरेंस तो हम कुछ भी कहीं भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग डेल्टा यू, बिकॉज डेल्टा यू चेंज होगा नहीं। ठीक है ना, चलो नाउ अपने टॉपिक इसको इरेज कर देते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहां से एक बात समझ में आ गई, अगर कंजर्वेटिव फोर्स ना हो तो क्या हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, नहीं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसको लिख देता हूं मैं यहां पे, द concept of potential energy is valid only and only for कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां वैलिड है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में। इसीलिए हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और हमने क्या नहीं पढ़ा, फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ा, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, तो कहां से पढ़ेंगे जी। ठीक है ना, ओके। अब याद करो, ग्रेड 9 में बताया जाता है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, है ना। ऐसे ही हमारा, अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी हो तो मैं क्या करूंगा बेटा, क्या करूंगा, बताओ क्या करेंगे। क्या करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, तो अब सुनो, अब ये ऐसी बात समझ लेते हैं हम लोग। अब मान लो एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, Q4 है, माइनस Q5 है, Q6 है, सब रखे हुए हैं आराम से, सब एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, बहुत अच्छे। अब सब कुछ सेटलमेंट था, सब कुछ ठीक था। अब जैसे ही कोई भी 1 2 3 4 या कोई भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो सारे के कारण कुछ फोर्स लगेगी, और वो फोर्स कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब वो फोर्स लगेगी तो कुछ एनर्जी चेंजेस में, अभी जो इनिशियल सिस्टम की जो एनर्जी है और बाद में फोर्स लगने पर जो चेंजेस आएगा, तो उस चेंज के कारण क्या आएगा मेरे पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो इसी कंटेक्स्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द चार्जेस ड्यू टू देयर ओरिएंटेशन। ठीक है, अपनी पोजीशनिंग के कारण जो वो अपनी एनर्जी को स्टोर, जो उस सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय देयर, बाय द इलेक्ट्रिक चार्जेस, द एनर्जी possessed by charges due to their
relative positions, due to their relative positions is termed as electric potential energy of system। ठीक है, अब अपनी अपनी पोजीशन के कारण जो इस पूरे सिस्टम में एक एनर्जी स्टोर्ड है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। थोड़ा अप डाउन लग रहा है, चलो लेट अस स्टार्ट विद दो चार्ज लेके बात करते हैं, फिर उसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, मैंने क्या कहा था, देखो ये दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, मान लो फिलहाल ये हैं एट अ सेपरेशन ऑफ, कितना लिया जाए, एट अ सेपरेशन ऑफ R1 है। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस पे काम कर रही थी उस पे कह लो या हम पे कह लो, एक ही बात है, ने क्या किया, ये सेपरेशन बढ़ा के कर दिया R2। मतलब Q2 को पॉइंट A से पॉइंट B ले गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 के कारण Q2 पे लग रही थी जो उसको धक्का मारी थी, एंड ड्यू टू दैट force charge Q2 has been displaced from point A to point B. The separation between the two charges is changed from R1 to R2. अब सेपरेशन चेंज हुआ है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा। कितना चेंज आया है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट। ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ मोशन लेट अस एज्यूम कि मेरा चार्ज Q2 जब इससे दूर होते होते मान लो x दूरी पर आ गया था, और x से मान लो ये पॉइंट C है और x से पॉइंट D पर आया, dx चला। ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन जो फोर्स लग रही है वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा छोटा सा डिस्टेंस ले लिया जहां मैं ये एज्यूम कर सकूं कि शायद फोर्स जो है वो कांस्टेंट रही होगी, बिकॉज C एंड D पॉइंट आर वेरी वेरी क्लोज, तो आई कैन एज्यूम दैट पॉइंट C और पॉइंट D के बीच फोर्स में कुछ खास वेरिएशन नहीं आया है। तो C से जब D जाएगा, C से जब D जाएगा चार्ज मेरा Q2, तो व्हाट इज वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मूव किया है तो छोटा सा वर्क डन आना चाहिए, है ना। तो मेरा dw की वैल्यू आ जाएगी F डॉट dx। अब मेरा F कौन कौन पुश कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किधर, इधर। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहां मूव हुआ, dx, वो भी इधर। दोनों में कितना एंगल, 0 डिग्री एंगल, बिकॉज फोर्स भी यहां लग रही है, dx भी यहीं पे है, तो एंगल 0 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट खोलूंगा तो F dx cos 0, F की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट C इज व्हाट, K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर इंटू dx। ये क्या आ गया, छोटा सा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग फ्रॉम C टू D इन मूविंग डिस्टेंस dx। तो टोटल वर्क डन A से भी जाने के लिए अगर निकालना होगा तो क्या करूंगा, इंटीग्रेट, क्या करूंगा, इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा मेरे को, इंटीग्रेशन ऑफ dw विल बी इंटीग्रेशन ऑफ k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर dx। टोटल वर्क डन आ जाएगा। कहां से कहां जाना होगा, अगर A से B जाना होगा तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे पास आ जाएगा। ये किसके आ जाएगा, K कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट, Q2 कांस्टेंट। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, वो आ जाएगा -1 बाई एक्स। लिमिट कहां से कहां, लिमिट कहां से कहां लगाऊंगा बेटा बताओ। ए इनिशियल सेपरेशन दोनों के बीच R1 था, फाइनल सेपरेशन करना है R2, तो लिमिट लगानी होगी R1 से R2। ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन -1 बाई R2 माइनस ऑफ -1 बाई R1। ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। ये क्या आ गया मेरा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब और जो कि कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। तो मेरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया होगा, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट था, वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन है तो माइनस अंदर लेके चला जाऊंगा तो हो जाएगा 1 बाई R2 हो जाएगा फिर वो, है ना। K Q1 Q2 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। ये है मेरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। कितना आ गया, K Q1 Q2 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। R2 क्या है, मेरी फाइनल पोजीशन, फाइनल सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, और R1 क्या है मेरा, इनिशियल सेपरेशन बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2। अब मैंने क्या बताया था सर, रेफरेंस अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। डेल्टा यू मीन्स व्हाट, चेंज इन द एनर्जी। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस क्या लिया था, ग्राउंड लेवल को। यहाँ रेफरेंस ले लेंगे हम इन्फिनिटी को, क्यों, बिकॉज जब दो चार्जेस इनफाइनाइट सेपरेशन पे होते हैं तो दे हार्डली इंटरेक्ट, दे नेवर इंटरेक्ट विद ईच अदर एट इनफाइनाइट सेपरेशन। तो लेट अस एज्यूम कि इनिशियली सेपरेशन क्या था मेरा, इन्फिनिटी था। तो हम यहां लिख देते हैं, चलो क्या करते हैं, देखो लेट u इंफिनिटी इज इक्वल टू, लेट क्या हो तो पता ही इंटरेक्शन नहीं है ना, u इंफिनिटी इज 0। तो लेट R1 इनिशियल सेपरेशन भी इंफिनिटी एंड फाइनल सेपरेशन भी R। तो u एट R माइनस u एट इंफिनिटी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई 1 बाई R2 नहीं, अब तो R हो गया, वो फाइनल सेपरेशन इज R ना, 1 बाई R माइनस 1 बाई इंफिनिटी। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज माई 0। तो याद क्या करना है, u एट R इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये क्या एक्सप्रेशन है, potential energy of two charges Q1 and Q2 when separated by distance R, the potential energy, the electrostatic potential energy of system will be equal to K Q1 Q2 by R। याद रखो यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे Q1 और Q2 को साइन के साथ रखना है। इसको लिख देता हूं, प्लेस Q1 Q2 along with साइन, प्लेस Q1 and Q2 along with साइन, साइन के बिना नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सब कब है, जब मैंने क्या माना है,
जब मैंने इन्फिनिटी पे एनर्जी को, इंटरेक्शन एनर्जी को 0 माना है, उसी केस में आर सेपरेशन पे क्या है, एनर्जीज के Q1 Q2 बाई आर है। आपको याद होना चाहिए कि अगर दो चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, तो उस केस में इस सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो ये होगी, इस सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो ये होगी। कहां से आई थी भाई ये एनर्जी, मैंने ही तो लाई थी, आई डिड सम वर्क, राइट। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, या फिर ये बोल दूं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ ये आर सेपरेशन किसने लेकर, हम लेके गए थे ना, ठीक है। या तो मैं ले जाऊं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले जाए। जब मैं लेके जाऊंगा तो आई विल बी मूविंग सच अ वे दैट देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो यहां से मेरे पास दो डेफिनेशन आ जाती हैं। डेफिनेशन नंबर 1 क्या बोलती है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द work done by external agent in forming that charge, in placing that charges, तो कह सकते हैं forming the systems, ठीक है। तो डेफिनेशन नंबर 2 लिख देता हूं, ठीक है, बिकॉज वहां से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ सकते हैं कि फाइंड द एनर्जी या वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन फॉर्मिंग द सिस्टम। लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of system is also defined as work done by whom, work done by external agent in what, in forming that system, in forming that system। समझ आ गया है, क्लियर हो गया है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आपको याद रखना है Q1 Q2 को साइन के साथ रखना है। अब एक छोटा सा आपको सवाल देता हूं मैं, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, तो छोटा सा एक सवाल कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये Q1 चार्ज था और ये R1 पोजीशन पर ये Q2 चार्ज था। Q1 चार्ज फिक्स है, ठीक है। अब Q2 फिक्स नहीं है, Q2 को हमने होल्ड कर रखा है, Q2 को हमने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। अब ये बताओ, साइलेंट कर देता हूं फोन। अब ये बताओ, जब Q2 को मैंने होल्ड कर रखा है तो रुका हुआ था, जैसे Q2 को छोड़ूंगा तो दूर भागेगा, बिकॉज Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। दूर भागते 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 बेचारा कहां पहुंच गया है, R2 सेपरेशन पर पहुंच गया है। दूर भागते 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 यहां पहुंच गया Q2, ठीक है। किस सेपरेशन पे पहुंच गया है बेचारा, R2 पे। जब ये R2 सेपरेशन पे है, अभी भी दूर जा रहा है ना, तो R2 सेपरेशन पे वेलोसिटी है V0, फाइंड दिस वेलोसिटी। R2 सेपरेशन पे वेलोसिटी है V0, फाइंड दिस वेलोसिटी। पॉज करो और सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो। देखो क्या होगा, आया एक टॉपिक याद है आपको, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, अगेन ग्रेड 10th WP, सॉरी 11th WP, वर्क एनर्जी पावर। बेटा ये मत सोचो कि 11th खत्म हुई तो खेल खत्म हो गया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ 11 विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन इन एंटायर फिजिक्स, बिकॉज पूरी फिजिक्स क्या है, कनेक्टेड है। ऐसे नहीं कि एक चैप्टर पढ़ा बस उसका अगले से कोई कनेक्शन नहीं है, फर्स्ट ना भी पढ़ा तो बात बन जाएगी, सेकंड पढ़ा कोई कनेक्शन नहीं है थर्ड से, ऐसा नहीं है। एंटायर फिजिक्स इज कनेक्टेड लाइक अ चेन, एक भी चेन ब्रोक होगी तो अगली चेन में बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम बता देता हूं क्या कहती है। अगर सिस्टम में, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है, लिख देता हूं, चलो आपको याद रहेगी, वर्क
एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है ये? इफ इन अ सिस्टम देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, then the entire energy of system remains कांस्टेंट। मतलब कह सकता हूं मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल क्या होती है? काइनेटिक पोटेंशियल का सम, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बढ़िया हिंट दिया जाए मैंने आप लोगों को। अब कर दो, अब कर दो बेटा। देखो इनिशियली क्या था, दोनों चार्ज रेस्ट पे थे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई। अब दोनों के बीच सेपरेशन था R1, तो सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? K Q1 Q2 बाय R1। जैसे Q2 को छोड़ा तो स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। सेपरेशन R2 पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? Q1 तो मूव नहीं कर रहा, सिर्फ Q2 मूव कर रहा है, तो हाफ m v नॉट स्क्वायर। इस चार्ज का मास देना चाहिए था, मास m है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई नया सेपरेशन कितना हो गया? R2। बस आपको भी सॉल्व कर देना है, आपको भी क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। इधर ले आओ, K Q1 Q2 को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, इसको इधर 2 आएगा, बाई m का अंडर रूट इज इक्वल्स टू V नॉट। आ गया, सिंपल सवाल था। पोटेंशियल एनर्जी और सॉरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना था, बिकॉज सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, है ना? ठीक है, चलो बिल्कुल, वेरी गुड। अब एग्जैक्टली ऐसा ही सवाल, अब एग्जैक्टली ऐसे सवाल करते हैं, ठीक है? एग्जैक्टली ऐसे सवाल करते हैं जब चार्ज पास आ रहा है Q2, ठीक है? क्या सीन है अब यहाँ पे? ये Q1 है, along this line, क्यों ही मान लो यार, Q1 की भी क्यों का पंगा ले रहे हो, ठीक है? मान लो बहुत दूर से, इनफाइनाइट सेपरेशन से, एक दूसरा चार्ज, आइडेंटिकल चार्ज Q मास M। अच्छा ये फिक्स है, कहीं जाएगा नहीं, ठीक है? चिपका रखा है। नया चार्ज मास M वाला V नॉट वेलोसिटी से भागता हुआ आ रहा है, दूसरे, ये पहले वाला फिक्स है। क्या होगा? कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक मत लगाया करो, पहले सोचा करो अच्छा क्या होगा। चार्ज Q इसके पास आ रहा है, दोनों चार्ज की पोलैरिटी अच्छा सेम सेम है, प्लस प्लस, तो ये वाला चार्ज उसको रिपेल करना चाहेगा, तो मतलब इसकी स्पीड कम होगी, कम होते 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 क्या हो जाएगी? एक पॉइंट आएगा, जीरो हो जाएगी। मान लो यहां कहीं 1 0 होगी, तो उस टाइम पे जो सेपरेशन है उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये आप मॉडर्न फिजिक्स में दोबारा पढ़ोगे, वो निकालना है हमको, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मिनिमम कितनी पास आके ये चार्ज रुक जाएगा? मान लिया R0 पे आके रुकेगा, ठीक है? ये Q1 है और ये मान लिया R0 पे आके रुका है, Q1 नहीं, Q ही है, ठीक है? तो यहां पे आके रुक गया, तो काइनेटिक फिर से देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो अगेन आई एम कंजर्विंग
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल Q2 ये वाला भागता आ रहा था हाफ m v नॉट स्क्वायर, इनफाइनाइट सेपरेशन था इनिशियली तो पोटेंशियल 0 थी, पास आते 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 इसकी स्पीड 0 हो गई है, ये तो फिक्स था ही तो काइनेटिक 0 हो गई है, पोटेंशियल हो जाएगी कितनी k q बाय r, है ना, k q बाय r। तो सॉल्व कर दो कितना आया, किसके r नॉट निकालना था ना, तो मेरे r नॉट की वैल्यू क्या हो गई m v नॉट स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी ये हो गई 1 बाय r नॉट की वैल्यू, 1 बाई आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर, यहां से आर नॉट अपना आ जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, इजी सवाल है ना भाई, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कर दीजिए, कर ही दिया तो चलो नेक्स्ट करो, चलो देख लो एक बार और नेक्स्ट करो। अच्छा वो फिक्स कर रखा मैंने, फिक्स ना कर रखा हो तो क्या होता, फिक्स नहीं करता तो क्या होता, तो उसको ये जब पास आता तो उसको रिपेल करता तो वो दूर भागता, है ना। चलो उसको भी ऐसा सवाल कर लेते हैं, इसको रेस कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो मेरा जो पहला चार्ज है, अगला सवाल आप लोगों के लिए स्क्रीन पे आ गया है। अब मेरा जो पहला चार्ज है वो फिक्स नहीं है और इनफाइनाइट सेपरेशन से अगेन वी नॉट वेलोसिटी से आइडेंटिकल चार्ज को प्रोजेक्ट किया गया फ्रॉम इंफिनिटी, दोनों का मास m था, आइडेंटिकल है। अब ये फिक्स नहीं है, फिर सेम सवाल, फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व करो फटाफट। अब देखो हिंट दे रहा हूं, जैसे जैसे वो पास आ रहा है इसको रिपेल कर रहा है, उस वो पास आएगा तो ये रिपेल करेगा, उसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, ये उसके द्वारा रिपेल किया जा रहा है तो ये इधर भागेगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसकी स्पीड कम हो रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है। देखो ऐसे, देखो वैसे आ रहा है, एक पॉइंट आएगा जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, उस पॉइंट पर जो सेपरेशन होगा दैट इज मिनिमम, बिकॉज उसके बाद क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, ये डिस्टेंस बढ़ाएगा, उसकी स्पीड कम होगी, राइट। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कौन सा होगा, जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। इनिशियली सिर्फ वो भागता हुआ आ रहा था तो हाफ m v नॉट स्क्वायर, ये रेस्ट पे था, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं बिकॉज इनफाइनाइट सेपरेशन था। फाइनली जब दोनों की स्पीड जब सेम हो जाएगी, वो मान लेते हैं v नॉट, हाफ m v नॉट स्क्वायर और दूसरे की भी प्लस हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस सेपरेशन मिनिमम है k क्यू स्क्वायर कर देता हूं बाई आर नॉट, बाई आर नॉट। ठीक है, अब इसमें मेरे दो वेरिएबल आ गए यार, एक तो वी नॉट भी वेरिएबल है, एक आर नॉट भी वेरिएबल है, क्या करूं। अच्छा ये वी नॉट लिखा, इसको वी नहीं, इसको वी नॉट नहीं, इसको वी लिख देते हैं, इसको वी लिख देते हैं। अब मेरे पास वी भी वेरिएबल है और मेरे पास अपना आर नॉट भी वेरिएबल है। इक्वेशन एक सॉल्व नहीं कर सकता, क्या करूंगा बताओ, पॉज करो, होल्ड करो, सोचो। ये इस पे फोर्स लगाएगा रिपल्शन, वो इस पे फोर्स लगाएगा रिपल्शन, क्या दोनों सेम होंगी, यस, एक्शन रिएक्शन, तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी उस केस में हम क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम को
कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन मेरी ये हो गई एनर्जी कंजर्वेशन से। दूसरी आएगी P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल से। इनिशियली सिर्फ वो भागता हुआ आ रहा था mv नॉट, बाद में ये भी जा रहा है mv प्लस mv। ठीक है, तो यहां से v नॉट इज इक्वल टू 2mv, m से m कैंसल, मेरी v की वैल्यू आ जाएगी v नॉट बाई 2। ठीक है, इस वैल्यू को मैं यहां डाल सकता हूं। अब मेरे पास पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल होगा आर नॉट, सॉल्व कर देना। कर दें, मैं ही कर दूं क्या? ये हो जाएगा mv नॉट स्क्वायर बाई 2 और उधर से आ जाएगा हाफ mv नॉट, mv स्क्वायर था ना, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर कितना हो जाएगा mv स्क्वायर, और ये हो जाएगा mv स्क्वायर, v की वैल्यू v नॉट बाई 2 है तो v नॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर नॉट, ये इधर आएगा। एम वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, 1/2 माइनस 1/4 कितना आएगा, 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, अगेन 1/4, ये हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर नॉट। यहां से मेरा आर नॉट आ गया है, आर नॉट कितना आया अपना 4 के क्यू स्क्वायर बाई एम वी नॉट स्क्वायर। सारा मेरे से सॉल्व कराओगे, तुम खुद सॉल्व नहीं करा करो। ठीक है, क्लियर हो गया है? ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये थे हमारे क्वेश्चन किस चीज के, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के। किसके? लेकिन अभी तक हमने 2 चार्ज लिए हैं, सिर्फ 2 चार्ज के खेल खेल रहे थे हम लोग। अच्छा, 2 के अलावा भी चार्ज हो सकते हैं क्या? हाँ भाई, हो सकते हैं। अगर सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस होंगे तो सिस्टम की एनर्जी कैसे निकालेंगे? ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल चार्ज सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल चार्ज सिस्टम, मल्टीपल चार्ज सिस्टम। अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं तो कुछ नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल एडिशन होगा। इन केस ऑफ मल्टीपल चार्ज सिस्टम, मल्टीपल चार्ज system, the total potential energy of system, the total potential energy of system is equal to potential energy of all possible pairs, potential energy of all possible pairs। ठीक है ना? जैसे ये मान लो अपने पास 2 से ज्यादा, पहले 3 ले लेते हैं, 3 चार्जेस का सिस्टम है। एक ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। Q1 और Q2 का सेपरेशन मान लो R12 है, 1 और 3 का मान लिया R13 है, 2 और 3 का मान लिया R23 है। तो इसमें कितने पेयर बनेंगे बेटा? एक तो ये पेयर बन गया 1 और 2 का, इसकी जो एनर्जी हो जाएगी U12 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R12। ठीक है, दूसरा पेयर बन जाएगा 1 और 3 का, U13 की एनर्जी क्या हो जाएगी K
Q1 Q3 बाई R13। तीसरा पेयर मेरा बन जाएगा 2 और 3 का, तो U23 विल बी इक्वल टू K Q2 Q3 बाई R23। तो सिस्टम की जो मेरी टोटल एनर्जी बनेगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल, और सिंपल सम, कोई वेक्टर की जरूरत नहीं, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल एडिशन होगा। जितने भी पेयर बन सकते हैं सारे बनाने हैं और उन सब का सम कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया है, समझ आ गया है? तो जितने भी पेयर बन सकते हैं उन सब पेयर बनाने हैं और उन सब का सम कर देना है। गुड, चलो लास्ट सवाल कर लेते हैं आज का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक सिस्टम दे देता हूं आपको, अब की बार 4 का दे देते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर ऑफ साइड R है, यहां Q1 है, यहां Q2 है, यहां Q3 है, यहां Q4 है। सेपरेशन A ले लो, A साइड A। सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालो, ये कह सकता हूं फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन फॉर्मिंग दिस सिस्टम। फटाफट कर दो, पॉज करो उसको और फटाफट कर दो। देखो सेम चीज है, अपने को पेयर बनाने हैं भाई, तो पहला पेयर बन गया 1 का और 2 का, तो U12 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाय A। दूसरा पेयर बन गया 4 और 3 का, U43 इज इक्वल टू K Q4 Q3 बाय A। तीसरा पेयर बन गया 2 और 3 का, U23 इज इक्वल टू K Q2 Q3 बाय अगेन A। चौथा पेयर बन गया मेरा इसका, U41 इज इक्वल टू K Q1 Q4 बाय A। अब 4 ही पेयर बनेंगे क्या? सोच के देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो मैथ्स वाले बच्चे, और दिमाग लगाओ, 4 ही पेयर बन रहे हैं क्या? क्या आंसर आएगा? 2 और पेयर बनेंगे, कौन से? ये भी एक पेयर है 2 का और 4 का, U24 विल बी इक्वल टू K Q2 Q4 बाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायगोनल दिस डिस्टेंस? दिस इज A रूट 2 है। और नेक्स्ट पेयर बनेगा किसका मेरा? 1 और 3 का, U13 विल बी इक्वल टू K Q1 Q3 बाई अगेन डिस्टेंस इज रूट 2A। इन सब को का एल्जेब्रिक सम कर दूंगा, आई विल गेट माई टोटल एनर्जी। ठीक है, सवाल करना आपको आ गया है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।